आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप सब। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर का जो नाम है वो है आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि आइसोस्टर होते क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे आइसोस्टर का, कितने टाइप के आइसोस्टर होते हैं और बायो आइसोस्टर क्या होता है और बायो आइसोस्टेरिज्म क्यों ज़रूरी होती है। इसमें हम फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू द डिटेल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और डिफरेंट ड्रग्स की एग्जांपल्स देखकर जो है वो समझेंगे कि आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के ज़रिए जो है वो ये देखा था कि किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो अपना रोल प्ले करती है इन द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम ड्रग के स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं या रिप्लेस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या इम्पेक्ट पड़ता है उस ड्रग के स्ट्रक्चर में और उसकी जो है वो केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में और लास्टली जो कंट्रीब्यूट करती है ड्रग इंटरेक्शन के अंदर विद द रिसेप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले शुरू से ही बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द ड्रग के बारे में। अब हम स्ट्रक्चरल फीचर्स के बाद अब हम आ गए हैं आइसोस्टेरिक जो है वो फ़ीचर्स के बारे में कि आइसोस्टेरिक का मतलब क्या होता है और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हम जो है वो रिसेप्टर और ड्रग एक्शन में या उसकी बाइंडिंग में क्या फ़र्क आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे पास ये जो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट होती है या आइसोस्टेरिज्म होती है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है या एक मेथड है ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर, बेसिकली एक स्टेप है। अब ड्रग डिज़ाइनिंग क्या होती है? ड्रग डिज़ाइनिंग बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिसके ज़रिए हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है और वो जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो ज़ाहिर सी बात है उसके केमिकल स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसकी फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर आ रहा होता है। आपने ड्रग डिज़ाइनिंग के चैप्टर में ये बात पढ़ी होगी कि पहले हम टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर टारगेट को वैलिडेट करते हैं, फिर हम अपने कंपाउंड्स को, जो कंपाउंड की लाइब्रेरीज़ होती हैं डिफरेंट डेटाबेसेस से, उनको कलेक्ट करते हैं या हम कंपाउंड को सिंथेसाइज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में या ऑलरेडी लिटरेचर में कहीं रिपोर्टेड हुआ होता है तो हम उसको रीपर्पस करते हैं और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए हम लाइब्रेरीज़ ऑफ कंपाउंड को उस पर्टिकुलर टारगेट पे जो है वो स्क्रीन करते हैं और जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो उसमें से जो है वो हमारे पास 1000 या 10,000 या 1 लाख कंपाउंड में से हमारे पास कुछ एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड निकलते हैं जिनका जो है वो, जिनकी ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो स्कोर हमें या हिट जो है वो हमें देते हैं टू दैट पर्टिकुलर टारगेट। और फिर उन्हीं में से हम अपने लीड मॉलिक्यूल को निकालते हैं और फिर उसको फर्दर स्टडीज़ में जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो ड्रग डिज़ाइनिंग बेसिकली आपके पास लीड के ज़रिए भी हो सकती है और विदाउट लीड के ज़रिए भी हो सकती है। विदाउट लीड के ज़रिए किस तरह हो सकती है? विदाउट लीड के ज़रिए इस तरह हो सकती है कि जो है ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग्स हैं हम उनके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन कर दें। सही है। या तो हम एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंगली जो उसके एनालॉग्स बन रहे हैं उनको ही एज अ ड्रग के तौर पर जो है वो यूज़ कर लें, या फिर हम रैंडमली जो है वो टारगेट की स्क्रीनिंग करें अपनी पर्टिकुलर ड्रग से जो हमने सिंथेसाइज़ किए हैं या जो हमने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के ज़रिए जो है वो डिज़ाइन की हैं। सही है। ये तो विदाउट लीड अप्रोच है। लेकिन लीड अप्रोच क्या होती है? लीड अप्रोच ये होती है कि जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया है कि हमने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने हिटिंग कर दी कंपाउंड्स की और उसमें से बेस्ट हिट को जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमने बेस्ट हिट को सेलेक्ट किया उसमें वो जो बेस्ट हिट है हमारा, उसकी तो ऑलरेडी ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ तो हैं, लेकिन अब हमें उसे जो है वो और ज़्यादा बेहतर बनाना है इन टर्म्स ऑफ इट्स फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, इन टर्म्स ऑफ इट टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ इट मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। ऑल्दो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ जो है वो अनडिज़ायरेबल फ़ीचर्स हैं। अनडिज़ायरेबल फ़ीचर्स का मतलब क्या है कि उसकी या तो सॉलिबिलिटी अच्छी नहीं है
या तो जो है वो फॉर्मुलेट अच्छी तरीके से नहीं हो सकती, उसकी पार्टीशन कोफिशिएंट में मसला है, उसकी पीके में मसला है, या तो वो बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद टॉक्सिक कंपाउंड्स बना रही है, या तो उसका फर्स्ट पार्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, या उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो जो हमने लीड मॉलिक्यूल जो है वो स्क्रीन करने के बाद ऑब्टेन किया है, अब उस लीड मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली टेलर्ड करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब लीड डिस्कवरी के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है लीड ऑप्टिमाइजेशन का। लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल हमने स्क्रीनिंग करके जो है वो बेस्ट हिट से सेलेक्ट किया है, अब उस मॉलिक्यूल को हम अपने हिसाब से टेलर्ड करते हैं। और टेलरिंग क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए ज़रूरी होती है कि हम उस मॉलिक्यूल को कस्टमाइज़ कर सकें। कस्टमाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि उसमें जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस मॉलिक्यूल की, कि वो फॉर्मुलेशन पे नहीं जा पा रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी में कोई मसला है, या मेटाबॉलिज्म इनस्टेबिलिटी है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं, हम सही कर सकें, अपने हिसाब से टेलर्ड कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल हो या जो ड्रग मॉलिक्यूल हो, एक तो वो नॉन टॉक्सिक हो, सेलेक्टिव हो, एफिकेशियस हो, एफिनिटी उसकी अच्छी हो, मेटाबॉलिकली स्टेबल हो, उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो प्रेडिक्टेबल हो, और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छी हो, उसको हम ईज़िली फॉर्मुलेट कर सकें, पोटेंट हो। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हमें चाहिए होती हैं एक ड्रग को जो है वो बेनिफिशियल बनाने के लिए। तो अब ये जो लीड ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो हो सकता है। इसमें से एक तरीका क्या है कि हम फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकें। फॉर सपोज़ हमारा एक कंपाउंड है, उसमें कोई हाइड्रोफोबिक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। अब हम क्या करें, हम उस हाइड्रोफोबिक फंक्शन ग्रुप को क्या करें, उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स ऐड कर दें जो उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज़ कर दे उस मॉलिक्यूल की। तो वो ड्रग जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि हम ऐसे फंक्शन ग्रुप अटैच कर दें, या फंक्शन ग्रुप को हम ऑलरेडी जो फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं उनको मॉडिफाई कर दें, उनको रिमूव कर दें, जिसकी वजह से उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी या जो हम कैरेक्टरिस्टिक चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। नॉन क्रिटिकल मॉडिफिकेशंस करें। नॉन क्रिटिकल मॉडिफिकेशंस का मतलब ये होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल है, अगर हम ड्रग मॉलिक्यूल को देखें, फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक ड्रग मॉलिक्यूल है, सही है। अब इस ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास क्रिटिकल पार्ट होता है और एक हमारे पास नॉन क्रिटिकल पार्ट होता है। क्रिटिकल पार्ट बेसिकली वो पार्ट होता है ड्रग मॉलिक्यूल का, या वो स्ट्रक्चर या वो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंडिंग के अंदर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। और इनको मॉडिफाई करने से क्या हो सकता है, अगर हमने इनको मॉडिफाई कर दिया तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही चेंज हो सकती है। बनिस्बत इसके जो नॉन क्रिटिकल पार्ट होता है, बेसिकली वो ऐसा पार्ट होता है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर, उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन किस टाइप की हो सकती है, या तो हम उसके अंदर सेलेक्टोफोर्स लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप्स उसके अंदर लगा सकते हैं जो ड्रग की सेलेक्टिविटी बढ़ा देंगे, ड्रग को सेलेक्टिव बना देंगे टुवर्ड्स द यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमारे पास जो है वो दो टाइप के जो है वो पार्ट्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल के। हम नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल में अगर हम मॉडिफिकेशन कर देंगे तो ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो या तो लॉस्ट हो सकती है, या तो ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेलीटीरियस हो सकती है, चेंज हो सकती है। और नॉन क्रिटिकल मॉडिफिकेशन बेसिकली वो टाइप की मॉडिफिकेशन होती है जो फ्लेक्सिबल ग्रुप्स हैं हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, हम उसको चेंज कर दें। या तो हम कोई ऐसे ग्रुप्स उसमें लगा दें जो आपके पास सेलेक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ कर दें, तो हम सेलेक्टोफोर्स कहेंगे। या हम कोई ऐसे ग्रुप उसके अंदर लगा दें जो कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ कर दें उस मॉलिक्यूल का विद डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उनकी पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ कराएं, तो उसे हम कॉन्टैक्टोफोर्स कहेंगे। या तो हम कोई ऐसे ग्रुप लगा दें जो कि कंडक्टोमीटर्स, बेसिकली आपके पास कंडक्शन को इंक्रीज़ कर दें ड्रग मॉलिक्यूल्स की, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ कर दें मॉलिक्यूल्स की। तो वो टाइप के मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं अगर हम नॉन क्रिटिकल पार्ट को चेंज करें। सेकंड हमारे पास हो सकता है एसएआर बेस्ड स्टडीज़। एसएआर बेस्ड स्टडीज़ में क्या होता है कि हमने एक ड्रग का स्ट्रक्चर लिया, और ड्रग के स्ट्रक्चर में जो है वो हमने देख लिया कि भाई ये रिजिड पार्ट है ड्रग का और ये फ्लेक्सिबल पार्ट है, और यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है ड्रग के मॉलिक्यूल में चेंज करने की। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स अपने हिसाब से लगा कर असाइन करके जो है वो कंपैरिजन की कि भाई फॉर सपोज़ अगर एक जगह क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो हमने हटा के वहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। अगर फॉर सपोज़ हमारे पास
पैरा पोजीशन पे हमने और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए थे तो हमने डाईफ्लोरो लगा दिया, डाईक्लोरो लगा दिया। तो हमने ये चेंज कर कर जो है वो सीरीज़ बनाई कंपाउंड की और फिर हमने ये प्रेडिक्ट किया कि फ्लोरीन लगाने से क्या इफेक्ट आ रहा है, क्लोरीन लगाने से क्या इफेक्ट आ रहा है, डाईक्लोरो करने से क्या इफेक्ट आ रहा है, और हमने एक SAR जो है वो प्रपोज कर दिया। तो ये भी एक लीड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। और सबसे लास्ट में जिसको आज हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे वो होती है आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट। आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है? आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट आर आइसोस्टर, और जब हम आइसोस्टर को समझ जाएंगे तो फिर हम बायो आइसोस्टेरिज्म की तरफ जाएंगे कि बायो आइसोस्टेरिज्म होती क्या है। तो ये भी एक, यानी कि इन कंक्लूजन हमने ये बात की कि आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट या बायो आइसोस्टेरिज्म बेसिकली एक मेथड है लीड ऑप्टिमाइजेशन का, जिसके ज़रिए हम अपने कंपाउंड के अंदर टेलरिंग कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है वो लेके आ सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोस्टेरिज्म या आइसोस्टर का मतलब क्या है। आइसोस्टर का मतलब ये है कि कोई भी दो आइंस या कोई भी दो ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हमारे पास आइडेंटिकल नंबर ऑफ एटम्स हों और जिनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, सेम हो, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? वो दोनों आइंस या वो दोनों मॉलिक्यूल्स या वो दोनों एटम्स जो है वो एक दूसरे के आइसोस्टर कहलाएंगे। और सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आइसोस्टेरिज्म का दिया था वो जो है वो लैंग म्यूनिन ने दिया था। और लैंग म्यूनिन ने ये बात कही थी कि वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि वो सारे एटम्स या वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनका टोटल चार्ज जो है वो सेम हो और जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोस्टर होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आइसो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हो वो सबके सब आइसोस्टर हों, लेकिन आइसोस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाजमी होते हैं। ये दो मेन बातें आपने जो है वो याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर सपोज़ हम जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं N2 और CO की। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2 और CO की हमने एग्जांपल ले ली। अगर हम N2 को देखें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। सही है। और CO को देखें, इसमें भी कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स सेम हो गए। दूसरी बात है, अब हम नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो है वो तो नाइट्रोजन और N2 और CO को जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से एक दूसरे के आइसोस्टर हैं, उसी डेफिनेशन को हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम नाइट्रोजन N2 के मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने? 2 हैं। CO के मॉलिक्यूल को देखें उसमें भी नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं? 2 हैं। अब नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेम है? नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं और इस वाले नाइट्रोजन के भी कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 + 7 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले N2 मॉलिक्यूल के पास। अब कार्बन को देखें तो कार्बन के जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर आप ये देखें कि सेम चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, जो सेम मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो भी सेम है और जो है वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ़ एटम भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोस्टर हो गए। तो आइसोस्टर की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम हो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास, वो एक दूसरे से क्या हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं N3 की। N3 में कितने एटम्स हैं? 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। और क्या है दूसरी एग्जांपल? NCO। NCO में भी कितने नंबर ऑफ़ एटम है? 3 एटम है। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, 7, 6 और 8। 8 और 6 14, 14 और 7 कितने हो गए? 21 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास हो गए। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो 7 3 21 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोस्टर हो गए। तो आइसोस्टर की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझा दी और यहाँ पे मैंने आपको उसकी जो है वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखा दी कि आइसोस्टर किस तरह से एक दूसरे के जो है वो आइसोस्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, SH और OH एक दूसरे के आइसोस्टर हैं, CH2NO जो है वो एक दूसरे के आइसोस्टर हैं। अच्छा, कुछ आपको ऐसे आइसोस्टर्स मिलेंगे जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के फिर भी आइसोस्टर होंगे। किस तरह से वो आइसोस्टर होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेरिक प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
स्टीरियोकेमिकल स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी बेसिस के ऊपर वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोस्टर होंगे। उनके साइज़ की कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर, उनके शेप की कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर वो एक दूसरे के जो है वो आइसोस्टर होंगे। सही है। तो ये हमने लैंग-म्यूर के हिसाब से जो है वो आइसोस्टर के बारे में जो है वो स्टडी कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ और थ्योरीज़ जो है वो दी गई आइसोस्टेरिज्म के ऊपर, जिसमें से एक और साइंटिस्ट निकले जिनका नाम था ग्रिम। ग्रिम ने एक लॉ दिया जो लॉ कहलाता है हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? ग्रिम ने कुछ जो है वो एटम्स लिए और उनके अंदर जो है वो हाइड्राइड ग्रुप को अटैच करना शुरू किया। अब जैसे ही उसने हाइड्राइड ग्रुप को अटैच करना शुरू किया तो हाइड्राइड ग्रुप अटैच होने की वजह से क्या हुआ, एक तो नंबर ऑफ़ एटम भी बढ़े और दूसरी बात ये है कि एटॉमिक नंबर भी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। और उसने फिर ये देखा कि जो वर्टिकली जब उसने जो है वो कंपेयर किया बेसिकली एटम्स को, तो उसने ये कहा कि जो नेक्स्ट वाला एटम है, जो पुराने वाले एटम के अंदर हाइड्राइड करने की वजह से बना है, उस नेक्स्ट वाले एटम को उसने नाम दिया सूडो एटम का। और उसने ये कहा कि वो एटम ऑल्दो उस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पिछले वाले एटम से जो है वो क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ से उसने इस तरह से जो है वो एक नया आइसोस्टेरिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट किया कि हाइड्राइड एडिशन की वजह से ऑल्थो नंबर ऑफ़ एटम तो बढ़ रहे हैं, ऑल्थो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और वो एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर रहा है, एक सूडो एटम बना रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पिछले वाले नॉन हाइड्राइड एटम से जो है वो क्या कर रही हैं, रिसेंबल कर रही हैं। सही है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एलन मैनर। उन्होंने जो है वो एक और कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि वो एटम्स, वो आइंस और वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो लेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन की लेयर्स जो आइडेंटिकल होंगी, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोस्टर्स होंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दिखा कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो सेम कॉलम में जो एटम्स रहते हैं, जैसे फॉर सपोज क्लोरीन है, साइनाइड है या फिर सल्फोसाइनाइड है, ऑल तो इनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स तो डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयरिंग है, यानी कि जो देने और लेने की सलाहियत है, डोनेशन और जो है वो एफिनिटी, डोनेटिंग एफिनिटी है या फिर एक्सेप्टिंग एफिनिटी है, वो जो है वो सेम है। तो इसकी बेसिस के ऊपर भी जो है वो हम उसे आइसोस्टर की कैटेगरी में क्लासिफाई जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि ग्रिम ने ये कहा, फॉर सपोज उसने कार्बन एटम लिया सबसे पहले, सही है। अब उस कार्बन एटम के अंदर उसने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया तो वो CH बन गया, फिर उसने दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया तो वो CH2 बन गया, फिर उसने तीसरा हाइड्रोजन का एटम ऐड किया तो CH3 बन गया, फिर उसने चौथा हाइड्रोजन का एटम अटैच किया तो वो CH4 बन गया। तो उसने ये कहा कि जो नेक्स्ट वाला एटम है बेसिकली वो सूडो एटम कहला रहा है, सूडो एटम कहला रहा है। तो नेक्स्ट वाले एटम के अंदर जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो उसका एटॉमिक वेट बढ़ गया, फिर नेक्स्ट वाले में ऐड किया तो उसका एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ऑल तो इन सब का एटॉमिक वेट जो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, जो पेरेंट एटम है उसके जो है वो सिमिलर है। तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं, आइसोस्टर। इसी तरह से इसने नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन में उसने हाइड्राइड ऐड किया तो इस तरह से एक वर्टिकल सीरीज़ बनती चली गई। फ्लोरीन में ऐड किया तो वर्टिकल सीरीज़ बनती चली गई। तो उसने ये कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो उसने प्रपोज़ किया। उसके बाद हमारे पास ये तो हमने आइसोस्टर की जो है वो बेसिक थ्योरी को जो है वो डिस्कस कर लिया कि आइसोस्टर जो है वो बेसिकली होता क्या है और आइसोस्टेरिज्म जो है वो होती क्या है। सही है। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए, दैट इज़ नोन एज बायो आइसोस्टेरिज्म। सही है। बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब ये होता है कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं, फॉर सपोज हमारे पास एक लीड मॉलिक्यूल है। अब उस लीड मॉलिक्यूल को हमने डेप्थ में स्टडी कर लिया, उसके स्ट्रक्चर को हमने जो है वो क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब हमने ये देखा कि उस लीड मॉलिक्यूल में मसला ये है कि उस लीड मॉलिक्यूल की सॉलिबिलिटी अच्छी नहीं है या वो लीड मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम उस लीड मॉलिक्यूल के डिफरेंट एनालॉग्स जो है वो डिज़ाइन करें। अब उस डिफरेंट एनालॉग्स को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस लीड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको जो है वो हम क्या करेंगे, दूसरे एटम्स या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हम दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम वहाँ पे लगाने पड़ेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हों, सिमिलर हों। इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर हो। इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के क्या हों, सिमिलर हों। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, सिमिलर हो।
इसके अलावा चार्ज ओवरऑल जो है वो सिमिलर हो, स्टेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर हो, मतलब जो वैन डर वाल रेडियस है उस पर्टिकुलर ग्रुप का या उस एटम का, वो जो है वो सिमिलर टू द नेक्स्ट ग्रुप हो जो हम लगा रहे हैं। तो आइसोस्टर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब हम किसी भी ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक दूसरे की क्या हो, सिमिलर हो। जब इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगी तो हमें वही जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलेगी जो हमारे पास ऑलरेडी पेरेंट कंपाउंड के अंदर थी। अगर इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं होंगी तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे पास अटेन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब क्या हुआ, बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब ये हुआ कि बायो आइसोस्टर ऐसे आइसोस्टर्स होते हैं या ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका सिमिलर और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और सिमिलर ही स्टेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जब हम उनको ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर लगा देते हैं तो वो वही सेम एक्टिविटी हमारे पास देते हैं जो पेरेंट मॉलिक्यूल की होती है, जो लीड मॉलिक्यूल की होती है। यानी कि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। फॉर सपोज़ लीड मॉलिक्यूल अगर एंटी हिस्टामीन था और उसके अंदर हमारे पास फॉर सपोज़ हाइड्रोजन मौजूद था टर्मिनल पे, अब हाइड्रोजन जब मौजूद था टर्मिनल के ऊपर, फॉर सपोज़ ये एक एंटी हिस्टामीन का मॉलिक्यूल है, ऐसे एक रफली मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे जो है वो हाइड्रोजन था, सही है। अब इस हाइड्रोजन की वजह से ये जो है वो मेटाबॉलिकली लेबाइल था, मतलब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म में फास्ट जाती थी और मेटाबोलाइज होकर जो है वो बॉडी से क्लियर हो जाती थी। अब हम चाह रहे थे कि भाई हम इसकी मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकें, हिंडर कर सकें, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी इसकी बढ़ा सकें। तो हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सही है। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस हम किसी ऐसे ग्रुप से कर सकते हैं, किसी ऐसे एटम से कर सकते हैं जिसकी स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम हो। स्टेरिक का मतलब क्या है कि जितना साइज़ जो है वो इस हाइड्रोजन एटम का है उतना ही साइज़ जो है वो लगभग फ्लोरीन एटम का भी होना चाहिए, जितना रेडियस ये एक्वायर कर रहा है उतना ही रेडियस इस ऐसे एटम का होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि जितनी इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर इसके पास देने की सलाहियत +1 है तो इसके पास लेने की सलाहियत -1 होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली आपके पास हमें जो है वो कंसिडर में रखनी पड़ती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये तो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट हो गई, सही है, कि हमने सिमिलर ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया बेस्ड ऑन देयर स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अब बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब क्या होगा कि आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट करने के बाद एक्टिविटी के अंदर कोई चेंज ना आए। मतलब ये मॉलिक्यूल अगर आपके पास एंटी हिस्टामीन है तो फ्लोरीन लगने के बाद ये मॉलिक्यूल एंटी हिस्टामीन एक्टिविटी ही दे, ऐसा ना हो कि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। तो तभी वो चीज़ क्या कहलाएगी, बायो आइसोस्टेरिज्म कहलाएगी। आइसोस्टेरिक भी हो रहा है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हमारे पास क्या रह रही है, रिटेन रह रही है। तो ये कहला रही है बायो आइसोस्टेरिज्म की डेफिनेशन। और यहाँ पे हमने इसको भी अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस कर लिया कि आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट तो हो लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी उस मॉलिक्यूल की क्या रहे, रिटेन रहे, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी रिटेन रह रही है, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट भी हो रही है, और हमें बायो आइसोस्टेरिज्म क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात की कि हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है और हमें सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है कि जो लीड मॉलिक्यूल या पेरेंट मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वही मेरी एक्टिविटी जो है वो एनालॉग की भी हो। और अगर लीड मॉलिक्यूल के अंदर कोई मसला है कि उसकी पोटेंसी अच्छी नहीं है, वो साइड इफेक्ट दे रहा है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी नहीं है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग करना है, तो मैं उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग करूँ जिससे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम रहे लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं और डिज़ायरेबल एक्टिविटी जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे वापस से मिल जाए। तो यहाँ पे भी इसलिए हम बायो आइसोस्टेरिज्म इम्पॉर्टेंट होती है, सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी रिटेन रह रही है लेकिन फ़र्क कहाँ आता है जब हमने ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ग्रुप को रिप्लेस करने से कोई फ़र्क ही ना आए, फ़र्क तो आता है। फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क आता है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल के अंदर, कि हाइड्रोजन का साइज़ कुछ और होता है और फ्लोरीन का साइज़ कुछ और होता है। फ़र्क आता है वॉल्यूम, कि हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो थोड़ा स्मॉल है और फ्लोरीन का रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, तो वो उसकी रेडियस में फ़र्क आएगा। फ़र्क आएगा उसकी हाइड्रोफोबिसिटी के अंदर, फ़र्क आएगा उसकी आयनाइजेशन के अंदर, फ़र्क आएगा उसकी रिएक्टिविटी के अंदर, फ़र्क आएगा मॉलिक्यूल की हाइड्रोफिलिसिटी के अंदर। और इन्हीं ग्रुप्स की चेंजिंग के ज़रिए हम साइज़, शेप, वॉल्यूम और हाइड्रोफिलिसिटी को यूज़ करते हुए ड्रग की पोटेंसी को, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को, ड्रग की सेलेक्टिविटी को, ड्रग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के
अंदर चेंजिंग करके अपने हिसाब से ड्रग मॉलिक्यूल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो चेंज तो आता है, लेकिन वो चेंज हमारे पास क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, सही है, लेकिन समटाइम डेलिटीरियस भी होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है, सही है। अच्छा, अब बायो आइसोस्टेरिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए फ्रेडमैन ने डेफिनेशन दी थी कि बायो आइसोस्टेरिज्म जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कम्प्लीटली आइसोस्टेरिज्म की डेफिनेशन पे जो है वो फिट करते हैं, और ऐसे आइसोस्टर्स जिनको रिप्लेस करने पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या रहे, सेम रहे। तो ये हमने यहाँ पे पीछे अच्छी तरह से एग्जांपल से डिस्कस कर लिया। ये फर्दर डेफिनेशन है बर्जर ने और अच्छी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं इस चीज़ को डिफ़ाइन किया। बर्जर ने ये कहा कि बायो आइसोस्टर्स जो है वो कंपाउंड होते हैं या वो ग्रुप होते हैं जिनकी नियरली पॉसिबल, एग्जैक्टली नहीं, नियरली, तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर हो। भाई देखें, फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो ऑल तो एक लेने वाला है और एक देने वाला है। फ्लोरीन के अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ कर सकता है, और हाइड्रोजन के अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है, किसी को लूज़ कर सकता है, और फ्लोरीन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोनों की क्या है, जो देने और लेने की सलाहियत है वो तो डिफरेंट है, और दोनों का रेडियस भी में फ़र्क है। फ्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की जो चेंजिंग, उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी आएगा और उसकी वजह से नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ेंगे। तो दोनों की मॉलिक्यूलर शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, लेकिन नियरली इक्वल हो सकती है, और वॉल्यूम भी नियरली इक्वल हो सकती है। तो बायो आइसोस्टर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी वॉल्यूम और जिनकी शेप जो है वो इक्वल होती है, और अप्रॉक्सीमेटली उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होती है, और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, जैसे हाइड्रोफोबिसिटी, सही है। तो वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, बायो आइसोस्टर कहलाते हैं, सही है। और बायो आइसोस्टर का मतलब क्या है कि अगर हम उन दोनों को एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास वही बायोलॉजिकली एक्टिविटी मिले जो पेरेंट कंपाउंड की थी। ऐसा ना हो कि अगर पेरेंट कंपाउंड एगोनिस्ट था तो वो एंटागोनिस्ट बन जाए, ऐसा ना हो अगर पेरेंट कंपाउंड एंटागोनिस्ट था तो वो एगोनिस्ट बन जाए, वही सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे पास मिले आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट करने पर, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, बायो आइसोस्टेरिज्म कहलाएगी। लेकिन फ़र्क क्या हो सकता है, साइज़ में फ़र्क हो सकता है थोड़ा बहुत, वॉल्यूम में फ़र्क हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम होनी चाहिए, और फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी नियरली सेम होनी चाहिए। तो ये कहलाती है बायो आइसोस्टेरिज्म। अब हम ये देखेंगे कि बायो आइसोस्टर्स की कितनी टाइप हैं। बायो आइसोस्टर्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स, यानी कि वो ग्रुप ऑफ आइसोस्टर्स यानी कि जिनको रिप्लेस करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, और जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि ऐसे आइसोस्टर्स जिनकी अंदर जो है वो साइज़ जो है वो रफली एक दूसरे से क्या हो, सेम हो। तो ऐसे टाइप के आइसोस्टर्स क्या कहलाते हैं, क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पे साइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि साइज़ ही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों बायो आइसोस्टर का साइज़ सेम नहीं होगा तो वो क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स नहीं कहलाएंगे, वो नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स कहलाएंगे। क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स वही होते हैं कि जिनका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए जब हम उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें भी फर्दर कैटेगरीज आती हैं, मोनोवैलेंट एटम्स ऑफ ग्रुप्स, डाईवैलेंट एटम ऑफ ग्रुप्स, टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट और रिंग इक्विवेलेंट, सही है। अब हम इनको देखेंगे किस तरह से एक दूसरे के ये बायो आइसोस्टर हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स। मोनोवैलेंट एटम ऑफ ग्रुप्स का मतलब क्या है कि जिनके अंदर जो है वो सिंगल जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रही हो, तो वो मोनोवैलेंट एटम्स कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको कुछ क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स की आपको एग्जांपल दी हुई हैं, सही है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या हैं, मोनोवैलेंट जो है वो बायो आइसोस्टर्स हैं, सही है। हाइड्रोक्सिल और NH2 एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के मोनोवैलेंट बायो आइसोस्टर्स हैं, सही है। CH3 और H एक दूसरे के क्या हैं, मोनोवैलेंट बायो आइसोस्टर्स हैं। SH और OH क्या हैं, एक दूसरे के मोनोवैलेंट बायो आइसोस्टर्स हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और ट्राईफ्लोरोमीथेन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, ट्राईफ्लोरोकार्बन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, मोनोवैलेंट बायो आइसोस्टर्स हैं। तो ये एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो सेम हो, लेकिन एक दूसरे से क्या होने चाहिए, स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होनी चाहिए, और साइज़ एक दूसरे का जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ़ एटम एक दूसरे से ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना ज़रूरी है। अब ये देखेंगे कि हम कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें रिप्लेसमेंट्स जो है वो इस टाइप के एटम्स की हुई, सही है। अब देखें यहाँ पर हम ये सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन किस तरह से एक दूसरे के जो है वो बायो आइसोस्टर्स हैं, और क्लोरीन और CF3 किस तरह से एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हैं, और
किस तरह से ये सब एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हैं। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की जो रिप्लेसमेंट है वो किस बेसिस पे की गई, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे की गई कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन एटम का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे से जो है वो सिमिलर है, सही है, एक दूसरे के क्या है, करीब है। यहाँ पे अगर आप चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास शो की हुई हैं डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं बायो आइसोस्टर्स की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम कंपेयर करते हैं, किस तरह से हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन का बायो आइसोस्टर है या फ्लोरीन हाइड्रोजन का बायो आइसोस्टर है। अगर आप वेंडर वॉल रेडियस को देखें तो 1.2 है हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का कितना है 1.35, लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के क्या है, करीब है। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखें तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के जो है वो करीब करीब आपको जो है वो नज़र आएंगी। इसी तरह से क्लोरीन इन और जो है वो CF3 को हम देखें तो क्लोरीन और CF3 की भी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्या हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के जो है वो बायो आइसोस्टर्स के तौर पे जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, आइसोस्टर के तौर पे जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका जो ओवरऑल चार्ज है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जो है वो क्या होगी, सिमिलर होगी, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क अगेन जो है वो इनकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएगा, इनकी जो है वो रिएक्टिविटी पे आएगा, इनकी जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी पे आएगा, इन सब चीज़ों पे जो है वो आएगा, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास रिप्लेसमेंट जो हमारे पास की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़रिए की जाती है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसी है, सही है। उनकी बेसिस पे जो है वो हम क्या करते हैं, इनको जो है वो रिप्लेस करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द स्टैटिक रिक्वायरमेंट। मैंने आपको ये बताया है कि साइज़ और वॉल्यूम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम फ्लोरीन को इसलिए लगा रहे होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ़ द कंपाउंड में फ्लोरीन इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हम उस मॉलिक्यूल को मेटाबॉलिकली क्या कर सकें, स्टेबल कर सकें। अभी मैं आपको कुछ ऐसी ड्रग्स की एग्जांपल आगे शो करूँगा जिसमें हमने हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन ऐड कर दिया। जब हमने फ्लोरीन ऐड किया तो उस फ्लोरीन ने क्या दिया, उस फ्लोरीन ने जो है वो उस ड्रग को मेटाबॉलिक एंजाइम से जो है वो बचा दिया, और जब मेटाबॉलिक एंजाइम से उसको जो है वो रोका, मेटाबॉलिज्म से रोका, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। यानी कि हम ड्रग्स की उन पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप को ऐड कर सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम फ्लोरीन को जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसलिए फ्लोरीन रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री, सही है। फ्लोरीन को जो है वो बेसिकली आपके पास सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है वो फ्लोरीन रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएँ, तो फ्लोरीन रिप्लेसमेंट की जगह हम मिथाइल ग्रुप्स को भी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो है वो यूज़ करते हैं, मिथाइल ग्रुप्स का सहारा लेते हैं। मिथाइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन को अटैच करके भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कब रिप्लेस कर सकते हैं, जब हमारे पास साइज़ जो है वो मैटर ना करता हो। देखें, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट में साइज़ की मैटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर हमें कोई ऐसा ग्रुप लगाना होता है कि जो फ्लोरीन जो मतलब क्या कहते हैं साइज़ पे इतना ज़्यादा फ़र्क ना है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास साइज़ का इशू ना हो तो वहाँ पर हम फ्लोरीन की जगह जो है वो थोड़ा बल्कि ग्रुप लगा सकते हैं, ट्राई फ्लोरो जो है वो कार्बन जो है वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जो उस ड्रग को जो है वो ऑक्सीडेशन से जो है वो बचा सकता है। ये तब कब होगा, जब हमारे पास साइज़ क्रिटिकल ना हो, मतलब आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट करने में साइज़ का इतना कोई रोल ना हो। तो ये मैंने आपको जो है वो बता दिया किस तरह से हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। अब वो ये सारी ड्रग्स हैं जिनको जो है वो इसी रिप्लेसमेंट के ज़रिए जो है वो बनाया गया। जैसे आप फ्लोक्सिटीन को देखें तो फ्लोक्सिटीन में अगर आप देखें इस पोजीशन पे जब फ्लोक्सिटीन को डिज़ाइन किया हुआ, इसके पुराने एनालॉग्स बनाए गए होंगे, तो यहाँ पर फॉर सपोज़ हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद था। तो हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद होने की वजह से जब ये जल्दी बॉडी से मेटाबोलाइज हो जा रहा था, इसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी, तो हमने क्या किया, फॉर सपोज़ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो कोई और सा ग्रुप था जहाँ पे साइज़ मैटर नहीं करता था, तो हमने उसकी जगह क्या प्लेस कर दिया, ट्राईफ्लोरोकार्बन जो है वो प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, और इसकी एक्टिविटी भी क्या रही, रिटेन रही, सही है। दूसरी बात क्या है, एक्टिविटी भी रिटेन रहे, तभी वो ग्रुप क्या कहलाएगा, बायो आइसोस्टर कहलाएगा, सही है। दूसरी एग्जांपल देखें तो हमारे पास फ्लूनेरेजीन है। फ्लूनेरेजीन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसमें भी हमने क्या किया, इसको मेटाबॉलिकली स्टेबल बनाने के लिए फ्लोरीन ग्रुप्स ऐड कर दिए एरोमेटिक रिंग के ऊपर, सही है।
इसकी तरह फ्लूफेनेसिल है। फ्लूफेनेसिल में एक एनाल्जेसिक ड्रग है, इसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया। सिप्रोफ्लॉक्सोसिन में भी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और हाफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हमने फ्लोरीन ग्रुप प्लेस कर दिया, ताकि ये ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म को हिंडर करे और इसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। यानी कि हमने ये बात देखी कि फ्लोरीन ग्रुप ऐड करने की वजह से मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी जो है वो कंपाउंड की बढ़ जाती है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी रिटेन रहती है। और दूसरी बात ये है कि कंपाउंड की हाइड्रोफोबिसिटी में भी फ्लोरीन ग्रुप जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। कंपाउंड की हाइड्रोफोबिसिटी जो है वो बढ़ा रहा होता है ड्रग की, जिसकी वजह से वो ड्रग क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमने मोनोवेलेंट की बात कर ली। और डिफरेंट टाइप की ड्रग्स जो है, जो मोनोवेलेंट जो है वो क्या कहते हैं आपके पास आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट के ज़रिए जो है वो बनी, तो वो भी हम जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सही है। फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक फॉलिक एसिड का मॉलिक्यूल था। सही है। डाईहाइड्रोपेट्यूरेट रिंग इसमें मौजूद है। ये पूरी आपके पास जो रिंग है डाईहाइड्रोपेट्यूरेट रिंग मौजूद है। तो फॉलिक एसिड बेसिकली क्या था, एक विटामिन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सही है। तो फॉलिक एसिड के अंदर जो है वो हमने क्या किया, हमने इसकी आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कराई। हमने किस मॉलिक्यूल के किस ग्रुप की आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कराई, जो NH ग्रुप था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। जो हमारे पास OH ग्रुप था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके ज़रिए, NH2 ग्रुप के ज़रिए। सही है। जो OH ग्रुप था हमारे पास फॉलिक एसिड के अंदर, उसको हमने जो है वो NH2 ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया। और जब हमने उसको NH2 ग्रुप के ज़रिए रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या हुआ, वो ड्रग जो है वो क्या बन गई, एंटी मेटाबोलाइट बन गई। अमाइनोप्टेरिन ड्रग जो है वो हमें क्या जो है वो बन के हमारे पास जो है वो आ गई मार्केट के अंदर। अमाइनोप्टेरिन जो है वो ड्रग हमें मिल गई। तो इस तरह से भी हमने क्या किया, हमने जो है वो बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट की। अब यहाँ पे देखें OH में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, लेकिन NH2 में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो सेम हो। सेम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम क्या होनी चाहिए, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। सही है। इसी तरह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 8 हैं और हाइड्रोजन का 1 है, तो 8 + 1 9। नाइट्रोजन का 7 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 7 + 2 9। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे जो है वो समझने की हमने यहाँ पे देख ली। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं मोनोवेलेंट एटम्स की। ये देखें हमारे पास एक यूरेसिल जो कि हमारे पास एक एडेनिन यूरेसिल जो कि आपके पास एक जो है वो प्यूरिन रिंग जो है वो एनालॉग था। हमने क्या किया, हमने जो है वो हाइड्रोजन जो इसकी 5th पोजीशन पे था उसको हमने क्या किया, फ्लोरीन से जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो ये रिप्लेसमेंट क्या कहलाई, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कहलाई, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ और फ्लोरीन का साइज़ क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ फ़र्क किस में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर है। सही है। लेकिन क्या हुआ, ये यूरेसिल ऑलरेडी बॉडी में एक प्यूरिन बेस के तौर पे काम करता है, लेकिन जब हमने यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगाया तो यही ड्रग अब क्या बन गई, यही ड्रग बन गई हमारे पास एक एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट की फॉर्म में बन गया। हमारे पास ये ड्रग जो है वो एंटी कैंसर के तौर पे इस्तेमाल की जाने लगी। इसी तरह से हमारे पास हाइपोजेंथीन थी। हाइपोजेंथीन के जो 6th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसको हमने क्या किया, उसको हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया थायोल ग्रुप से। सही है। किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे देखें तो हमने थायोल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो ये हाइपोजेंथीन जो थी बेसिकली एक जेंथीन एनालॉग थी। इसके कुछ और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास इफेक्ट थे। तो जब हमने इसको इससे रिप्लेस किया तो रिप्लेस किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर ऑफ़ एटम, देखें दोनों में सेम है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर हमने इसे रिप्लेस किया। तो ये ड्रग क्या बन गई, 6 मर्केप्टोप्यूरिन बन गई, जो कि एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और डिमार्ट के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो अमाइनोप्टेरिन की बात करेंगे। अमाइनोप्टेरिन में और फॉलिक एसिड की बात करेंगे। फॉलिक एसिड एक विटामिन है और अमाइनोप्टेरिन जो है वो एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो जो हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप था पेट्यूरेट रिंग के अंदर, उसको हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, अमाइनो ग्रुप के अंदर। तो इसके नतीजे में हमारे पास अमाइनोप्टेरिन ड्रग बन गई, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट हो गई। लेकिन एक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, इसमें चेंज हो गई। ये विटामिन था लेकिन अब ये क्या बन गया, एंटी मेटाबोलाइट बन गया। तो चेंज रिप्लेसमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, एक्टिविटी पे भी फ़र्क आ सकता है कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स पे, लेकिन वो क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल है। सही है। उसके बाद हमारे पास
यही एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दोबारा शो कर रहा हूँ कि भाई OH जो ग्रुप है उसको हम NH2 से सेपरेट रिप्लेस कर सकते हैं और थायोल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है और जो NH एटम है उन दोनों का साइज़ जो है वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन SH ग्रुप के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। OH को हम SH के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन NH2 को हम SH के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि और दूसरी बात क्या है कि दोनों जो है वो बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सेप्टिंग कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। इसी की एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की कि जो हमारे पास फॉलिक एसिड था उसमें डाईहाइड्रोपेट्यूरेट रिंग के ऊपर OH ग्रुप था, लेकिन अब हमने OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया किससे, NH2 से। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सेप्टिंग कैपेसिटीज़ उनकी सिमिलर थी, इसकी बेसिस पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो उसके नतीजे में हमारे पास एक जो नई ड्रग बनी उससे हम क्या कह रहे हैं, अमाइनोप्टेरिन कह रहे हैं, और अमाइनोप्टेरिन एक एंटी कैंसर एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। सही है। इसी तरह से बेसिकली दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सम टाइम हम जब OH को NH2 से रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी वजह से सिस्टम क्या होता है, सिस्टम और स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाने लगता है। क्यों जाने लगता है? क्योंकि इसके अंदर टॉटोमेरिज्म का जो है वो फिनोमेना आ जाता है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म का मैंने आपको बताया था कि आपके पास फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। सही है। इसमें अगर आप देखें तो इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बेसिकली जो NH है उसके पास क्या ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो अब क्या होगा, जब ये टॉटोमेरिज्म में जाएगा तो ये नाइट्रोजन अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। और जब वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा तो वो किस में बन जाएगा, इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में बेसिकली आपके पास ऐसे कीटोनॉल टॉटोमराइजेशन होगी, लेकिन ये जो इनोल फॉर्म होती है ये लेस स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द कीटो फॉर्म। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो ये जो O ग्रुप था, डबल O बॉन्ड वाला ग्रुप था, या जो OH ग्रुप बन रहा था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, NH के साथ, ताकि जब नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन जो है वो इस NH ग्रुप को रिप्लेस करे तो उसके नतीजे में क्या बन जाए, उसके नतीजे में NH2 ग्रुप हमारे पास मिल जाए। और जब NH2 ग्रुप मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस तब भी करते हैं जब हमें जो है वो टॉटोमेरिज्म चाहिए होती है, और ऐसी टॉटोमेरिज्म चाहिए होती है कि कंपाउंड जो है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से जो है वो किस तरह से आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो लेके जा रही है। सही है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं डाइवेलेंट एटम। डाइवेलेंट एटम्स जिनमें हमारे पास जो है वो 2+2 जो है वो जिनकी आपके पास जो है वो ओवरऑल चार्ज हो वो डाइवेलेंट एटम्स कहलाते हैं, या -2 हो। तो यहाँ पर डाइवेलेंट एटम आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट में आप देखें CH2 है, O है, NH है। ON NH एक दूसरे के क्या हैं, जो है वो आपके पास डाइवेलेंट आइसोस्टर्स हैं। इसके अलावा C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड S है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड N है। ये सब एक दूसरे के क्या हैं, डाइवेलेंट बायो आइसोस्टर्स हैं। सही है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर सपोज़ हमारे पास एक एंटीहिस्टामिन ड्रग थी। सही है। मार्केट जिसको जो है वो बेसिकली बनाया गया। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग में बेसिकली आपके पास क्या हुआ, जब ये थायोल ग्रुप जो है इसमें जो है वो ग्रुप मौजूद था, थायो ग्रुप मौजूद था। जब थायो ग्रुप जो है वो मौजूद था तो वो इस ड्रग को क्या बना रहा था, टॉक्सिक बना रहा था। और ये किस नेचर में था, ये डाइवेलेंट नेचर में था। तो हमें इसको ऐसे ही डाइवेलेंट नेचर वाले जो है वो क्या कहते हैं, आइसोस्टर से रिप्लेस करना था। तो हमने C डबल बॉन्ड S को किससे रिप्लेस कर दिया, C डबल बॉन्ड N से रिप्लेस कर दिया। जब हमने C डबल बॉन्ड N से रिप्लेस किया तो उस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो गई, लेकिन उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन ही रही। और वो कंपाउंड क्या बन गया है, एक एंटी अल्सर जो है वो बेसिकली ड्रग हमारे पास मिल गई हमें। तो इस तरह से जो है वो हमने बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट जो है वो की, कि समटाइम हम टॉक्सिसिटी को भी कम करने के लिए बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर एक और कंपाउंड है 5-मिथॉक्सी 3,2 डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल इंडोल और DMT है। DMT का मॉलिक्यूल है। इस DMT के मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी जो है वो बेसिकली आपके पास ज़्यादा थी। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो रिप्लेसमेंट कर दी यहाँ पर O की NH के साथ। तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये इस तरह से जो है वो हम
रिप्लेसमेंट भी कर रहे होते हैं। एक और क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है थायोरेफिन और रेट्रोथायोरेफिन की। थायोरेफिन और रेट्रोथायोरेफिन में सिर्फ फ़र्क क्या है? थायोरेफिन और रेट्रोथायोरेफिन में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ द अमाइड ग्रुप जो है वो चेंज कर दी। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन ऑफ द अमाइड ग्रुप चेंज कर दी। यहाँ पर NH ग्रुप जो है वो अपवर्ड था, लेकिन रेट्रोथेरेपिन में NH ग्रुप जो है वो क्या आ गया? नीचे आ गया। अब इससे फ़र्क क्या आया? इससे फ़र्क ये आया कि फ़र्क जो है वो इसकी एक्टिविटी में नहीं आया, फ़र्क इसकी जो है वो सेलेक्टिविटी में आया। सही है। बेसिकली ये जो थायोरेफिन है ये क्या करती है? एंजियोटेंसिन या जिंक प्रोटीएज थर्मोलाइसिन एंजाइम को जो है वो क्या करती है? इनहिबिट करती है। अब जिंक प्रोटीएज थर्मोलाइसिन एंजाइम जो होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स के बॉडी में जो है वो जिंक प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। तो ये जो थायरोरेफिन होती है टाइप 1 और टाइप 2 को जो है वो इनहिबिट करती है, और जो थायोरेफिन और रेट्रोथायोरेफिन है उन दोनों की जो है वो सिमिलर जो है वो क्या कहते हैं एक्टिविटी है, दोनों जो है वो जिंक प्रोटीएज टाइप 1 और टाइप 2 से। लेकिन हुआ ये कि आपके पास जो रेट्रोथायोरेफिन है उसकी जो है वो क्या कहते हैं आपके, जब हमने ग्रुप को जो है वो शफल किया तो उसने क्या किया? उसने अनदर जिंक प्रोटीएज एंजाइम जो कि थर्ड कैटेगरी का जिंक प्रोटीएज एंजाइम है उसको जाके जो है वो इनहिबिट कर दिया, और उसको जाके इनहिबिट करने की वजह से क्या हुआ? उसकी जो सिमिलैरिटी है वो जो है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इस तरह से भी होता है कि ग्रुप को चेंज करने से भी जो है वो टारगेट की सिमिलैरिटी जो है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई, मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो डाइवेलेंट एंटी एटम्स की रिप्लेसमेंट होती है। अब हमारे पास एक ड्रग थी प्रोकेन। ये प्रोकेन जो थी बेसिकली ये आपके पास एज एन जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। तो इस प्रोकेन के अंदर हमने क्या किया कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप था इसको हमने क्या किया? इसको हमने आइसोस्टेरिकली रिप्लेस कर दिया CONH के साथ। जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास एक नई ड्रग बन गई जिसे हम कह रहे थे प्रोकेनामाइड, और ये ड्रग अब क्या बन गई? एंटी एरिथमिक ड्रग बन गई, और इसकी जो है वो थेरेप्यूटिक प्रोफाइल भी जो है वो बेसिकली क्या बन गई? इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से भी हम डाइवेलेंट एटम्स की रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। आपके पास उसके अंदर डाइवेलेंट एटम्स की रिप्लेसमेंट भी जो है वो हो सकती है। सही है। तो ये डाइवेलेंट आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट भी हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर ली। उसके बाद डाइवेलेंट के बाद हमारे पास ट्राइवेलेंट आते हैं। ट्राइवेलेंट का मतलब ये है कि 3 उनकी जो है वो बॉन्डिंग नेचर होती है, 3 बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। CH डबल बॉन्ड एक साइड पे और N डबल बॉन्ड एक साइड पे, इन दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉस्फोरस और आर्सेनिक को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी तरह से टेट्रावेलेंट में अगर आप देखें तो दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड है, तो इसकी 4 बॉन्ड्स बना रही है। तो आपके पास एंड 4 बॉन्ड्स को C 4 बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉस्फोरियम को आर्सेनियम से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेट्रावेलेंट ग्रुप्स हैं। सही है। अच्छा, टेट्रावेलेंट ग्रुप्स में एक ड्रॉबैक ये है कि वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉबैक है। सही है। इसके अलावा हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को भी एक दूसरे से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। कीटोन, ईस्टर, अमाइड, ईथर, इन सब की रिप्लेसमेंट भी जो है वो हो सकती है, वो हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि ट्राइवेलेंट एटम्स की रिप्लेसमेंट करके कौन सी ड्रग्स जो है वो बनाए गए। फॉर सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैपायरमीन की। मैपायरमीन बेसिकली आपके पास एक ड्रग है। उस मैपायरमीन में हमने क्या किया? उस मैपायरमीन में हमने ये जो नाइट्रोजन जो था बेसिकली आपके पास मिडिल के अंदर जो रिंग के साथ अटैच हुआ था, जिसकी जो है वो ट्राइवेलेंट वैलेंसी थी एंड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, उसको हमने क्या किया? उसको हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया CH डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से, मतलब CH ट्राइवेलेंट आइसोस्टर से हमने क्या किया? उसको रिप्लेस कर दिया। जब हमने उसको रिप्लेस किया तो हमारे पास एक नई ड्रग बन के आ गई जिसका नाम क्या बना? क्लोरफेनिरामीन बना। और ये क्लोरफेनिरामीन का फ़ायदा क्या हुआ कि जो है वो बेसिकली इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, लेकिन ऑल्थो वो पावरफुल ड्रग है और वो एंटीहिस्टामिन ड्रग है, और उसका जो है वो सेडेशन जो है वो हमें नहीं मिली, वो सेडेशन जो मैपायरमीन से जो है वो आ रही थी। तो इस तरह से हमने ट्राइवेलेंट एंटी आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट को भी देख लिया। जो पायराडिनाइल अमाइनो ग्रुप था, ये जो पायराडिनाइल अमाइनो ग्रुप था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया जो है वो विनाइल टाइप ग्रुप से, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं इसकी सेडेशन का जो साइड इफ़ेक्ट था वो क्या हो गया?
मार्क्स खो गया और सिडेशन जो है वो हमारे पास नहीं आई। तो ये भी हमारे पास एक ट्राईवेलेंट बायो आइसोस्टर रिप्लेसमेंट की जो है वो एग्जांपल है। इसके अलावा टेट्रा वेलेंट को हमने देखे तो हमने क्या किया, हमने एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल लिया और एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल में जो क्वाटर्नरी अमाइनो ग्रुप था, सही है, ये वाला क्वाटर्नरी अमाइनो ग्रुप था, उसको हमने डिफरेंट ग्रुप से रिप्लेस किया, सही है। इसकी भी जो वैलेंसी होती है वो सेम ही होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो हमने इसको फॉस्फोनियम से रिप्लेस किया और फिर आर्सेनियम से रिप्लेस किया, लेकिन फॉस्फोनियम और आर्सेनियम से रिप्लेस करने की वजह से क्या हुआ, आर्सोनियम से रिप्लेस करने की वजह से क्या हुआ, कंपाउंड की टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट की वजह से डेलेटीरियस इफेक्ट भी जो है वो आ सकता है, ऑल्दो साइज सेम हो, चार्ज सेम हो, लेकिन फ़र्क कहीं ना कहीं आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या थे, क्लासिकल आइसोस्टर्स थे। अब क्लासिकल आइसोस्टर्स की ही लास्ट क्लास है रिंग रिप्लेसमेंट, जिसमें हम क्या करें, पूरी की पूरी रिंग को ही चेंज कर दें, सही है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपके पास नज़र आ रही है सल्फोनामाइड की, सही है। अब मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा कि रिप्लेसमेंट किस बेसिस पे हो रही है। मैंने आपको बताया साइज़ की बेसिस पे हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हो रही है, रिजिडिटी की बेसिस पे हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हो रही है। अब हम इंडिविजुअली हर किसी को कंपेयर करके प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट सेम वही है, सिर्फ रिप्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट की वजह से आप देखें कि कंपाउंड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल जब बनाए गए तो उनके अंदर रिप्लेसमेंट की गई और रिप्लेसमेंट कर करके रिंग की रिप्लेसमेंट कर करके डिफरेंट टाइप के सल्फोनामाइड डेरिवेटिव जो वो बनाए गए। ये हमारे पास सल्फोनामाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो लास्ट में जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग थी उसको हमने रिप्लेस किया पायरिडीन रिंग से, तो हमारे पास एक ड्रग बन गई, सल्फा पायरिडीन बन गई। फिर हमने पायरेजीन रिंग से रिप्लेस किया तो सल्फा पायरेजीन बन गई। थायाजोल रिंग से रिप्लेस किया तो सल्फा थायाजोल ड्रग बन गई। पायरामिडीन से रिप्लेस किया तो पायरामिडीन रिंग बन गई। यानी कि इन चारों रिंग की आपस में इलेक्ट्रॉनिक, स्टेरिक, साइज़ और वॉल्यूम और जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा, इन सब की फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट होंगी जो कि ड्रग की फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करेंगी। यानी कि सल्फा पायरिडीन की फॉर सपोज हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा हो, आयनाइजेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सल्फा पायराजीन, सल्फा थायोजोल की और अच्छी हो, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और बढ़ जाए। तो ये सब चेंजिंग जो है वो बेसिकली आ सकती है, लेकिन है सब क्या, एंटी बैक्टीरियल ही, एक्टिविटी क्या रही, रिटेन रही। तो ये क्या है, बायो आइसोस्टर रिंग रिप्लेसमेंट इनकी एग्जाम्पल है, सही है। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स की रिप्लेसमेंट, सही है। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस करना जो है वो ड्रग में ज़रूरी हो जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस करना ड्रग में इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास होता क्या है, होता ये है कि समटाइम कंपाउंड की एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, या हमें कंपाउंड की एसिडिटी को या उसकी पीके को छेड़े बगैर हमें उसकी लिपोफिलिसिटी जो है वो बढ़ानी होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस तरह से रिप्लेस, किन किन ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, इन सब ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिमिक से रिप्लेस कर सकते हैं, एसाइल साइनामाइड से रिप्लेस कर सकते हैं, सल्फोनामाइड से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की पीके वैल्यू जो है वो क्या है, रिजेंबल है, सेम है, सही है। तो इन सब की पीके वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एसिडिटी को ऑल्टर करना होता है जब, या हमें लिपोफिलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ानी होती है। तो इसके नतीजे में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सिमिलर एसिडिटी वाले ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी पीके वैल्यू जो है वो सिमिलर होती है। लेकिन रिप्लेसमेंट से क्या होता है, मॉलिक्यूल की लिपोफिलिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि और डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि फॉस्फोनेट और सल्फोनेट। अगर हम फॉस्फोनेट और सल्फोनेट से रिप्लेस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी और वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, सही है। इसी अलावा सल्फोनामाइड से करेंगे, सल्फोनामाइड में क्या है, बेसिक ग्रुप अटैच हो गया तो उसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसके अलावा कुछ रिंग रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, जैसे टेट्राजोल है, हाइड्रोक्सी आइसोऑक्साजोल है, ऑक्साजोलिडीन है। तो इन सबको भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पीके जो है वो कंपेरेबल है विद कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इन ग्रुप्स के लगने की वजह से क्या होगा, इन ग्रुप्स से लगने की वजह से लिपोफिलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब लिपोफिलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी पेनिट्रेशन जो है वो अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ पे लॉसार्टन में हमने देखा, लॉसार्टन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। जब लॉसार्टन को बनाया गया था तो उससे पहले उसके अंदर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होने की वजह से क्या हुआ, उसकी लिपोफिलिसिटी जो है वो कम थी और एसिडिटी को हमें ऑल्टर करना था। और दूसरी बात ये है कि वो ड्रग जो है वो ग्लूकोक्योनिडेशन में जो है वो ज़्यादा जारी थी। तो हमने क्या किया, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है वो रिप्लेस कर दिया टेट्राजोल रिंग से। जब हमने टेट्राजोल रिंग से रिप्लेस किया तो पीके तो हमारे पास
वही रही, लेकिन क्या हुआ, मॉलिक्यूल की लिपोफिलिसिटी बढ़ गई और मॉलिक्यूल जो है वो मेटाबॉलिकली स्टेबल भी हो गई, वो ग्लूकोयोनिडेशन से जो है वो बच गई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट के अंदर। तो ये एक तरीका है आपके पास मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का भी। तो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक रिप्लेसमेंट भी जो है वो बता दी, सही है। रिंग इक्विवेलेंट हम पहले से ही जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फॉर सपोज कि हमारे पास एक ड्रग मॉलिक्यूल है, इसमें एरोमेटिक रिंग का, एरोमेटिक रिंग को हमने सेम जो है वो बेसिकली आपके पास सिमिलर साइज़ वाली जो है वो रिंग से रिप्लेस कर दिया। एरोमेटिक रिंग को हमने पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दिया, या थायोफीन से रिप्लेस कर दिया, फ्यूरेन से रिप्लेस कर दिया। ये क्यों रिप्लेस किया? ताकि हम उसकी एफिकेसी को बढ़ा सकें, उसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज कर सकें, उसकी मेटाबॉलिक लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकें और उसको फार्माकोकाइनेटिकली बेहतर बना सकें। तो ये भी रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर एक और रिप्लेसमेंट दी गई है कि ये गामा सीक्रेटेज इनहिबिटर के ऊपर काम हो रहा था। ये गामा सीक्रेटेज इनहिबिटर था, उसमें हमने क्या किया, एरोमेटिक रिंग जो मौजूद थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, जो है वो क्या कहते हैं, पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट हमने कर दी ये जो है वो मॉर्फिनिनो टाइप रिंग से, जिसकी वजह से क्लोज रिंग से, जिसकी वजह से जो है वो उस कंपाउंड की जो है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई और वो कंपाउंड हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास डिज़ायरेबल इफेक्ट जो है वो हमें मिले। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से कौन कौन सी ड्रग्स में जो है वो हम मेटाबॉलिक वो बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। एक और क्लासिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, फिनोथायाजीन है। अगर आप फिनोथायाजीन को देखें तो फिनोथायाजीन बेसिकली क्या है, फिनोथायाजीन में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर थायाजीन रिंग जो है वो बेसिकली आपके पास मौजूद है, सही है। तो पहले ये बात देखी गई कि जो बेंजीन रिंग है उसको जो है वो बेसिकली आपके पास हम थायोफीन रिंग से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जो बेंजीन रिंग है बेसिकली वो क्या है, थायोफीन रिंग की जो है वो एक रिंग इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, सही है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो बेसिकली जो फिनोथायाजीन रिंग का जो थायाजीन ग्रुप है, ये जो पूरा बीच वाला जो थायाजीन ग्रुप है, सही, फिनोथायाजीन रिंग का ये वाला ग्रुप जिसमें हमारे पास सल्फ़र एटम मौजूद है, उसको हमने क्या किया, ये बेसिकली फिनोथायाजीन क्या है, एक ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट है, सही है। उसको हमने क्या किया, उसको हमने विनाइलिन ग्रुप के साथ जो है वो क्या करा, रिप्लेस कर दिया। विनाइलिन ग्रुप के साथ जब हमने उसको रिप्लेस किया तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हुई, डाईबेंजोडाइज़ेपिन ड्रग बन गई। डाईबेंजोडाइज़ेपिन जो है वो एक नई क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो हमें मिल गई। हमने विनाइलिन ग्रुप के ज़रिए से जो है वो उसको रिप्लेस किया, और जब विनाइलिन ग्रुप के ज़रिए हमने उसको रिप्लेस किया तो हमारे पास विनाइलिन ग्रुप कौन सा ग्रुप, CHF ग्रुप से जो है वो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास एक बेंजोडाइज़ेपिन एंटी डिप्रेसेंट क्लास ऑफ ड्रग जो है वो बन गई। लेकिन अगर हमने उसी सल्फ़र एटम को जो है वो अगर हमने रिप्लेस किया फ्यूरेन रिंग से, पायरोल रिंग से, तो क्या हुआ, हमारे पास रिप्लेसमेंट तो हम कर सकते हैं, विनाइलिन ग्रुप को हम रिप्लेस तो कर सकते हैं सल्फ़र के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्यूरेन रिंग के साथ, पायरोल रिंग के साथ, लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, सही है। तो यहाँ ये भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है किसकी, बायो आइसोस्टेरिक जो है वो रिप्लेसमेंट की, सही है। विनाइलिन ग्रुप को हमने जो है वो सल्फ़र ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास इस तरह से जो है वो एक जो है वो नई क्लास ऑफ ड्रग हमारे पास बन के आ गई। अब हमारे पास आते हैं नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स। नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स वो टाइप के आइसोस्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास साइज़ से हमें कोई लेना देना नहीं होता, सही है। साइज़ यहाँ पे की नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का साइज़ जो है वो सेम हो, और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ सेम होना भी ज़रूरी नहीं होती, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ सेम होना भी ज़रूरी नहीं होती, और नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम होना ज़रूरी नहीं होते कि नंबर ऑफ़ एटम सेम हो अलॉन्ग देयर रिप्लेसमेंट। सिर्फ यहाँ पे क्या जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्रुप्स को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और एक रिंग होती है तो उसको नॉन रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लासिकल एग्जांपल दी जा रही है ईस्ट्राडायोल की। ईस्ट्राडायोल बेसिकली आपके पास बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, और ईस्ट्राडायोल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो आपके पास मिडिल वाली रिंग्स हैं ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिसेप्टर से जो है वो बाइंडिंग के लिए और ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। हमने क्या किया, हमने इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो है वो नॉन साइक्लिक में जो है वो रिप्लेस कर दिया। साइक्लिक स्ट्रक्चर को नॉन साइक्लिक में रिप्लेस कर दिया, यानी कि क्लोज सिस्टम था उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे कोई साइज़ का चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई जो है वो क्या कहते हैं, साइज़ का चक्कर नहीं है, वॉल्यूम का चक्कर नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक का चक्कर नहीं है। यहाँ पे हम जो है वो कुछ और टाइप की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज करें। हमने एक्सचेंज कर दिया ग्रुप को, एक्सचेंजेबल ग्रुप टेक्निक इस्तेमाल की। जो हमारे पास
ईस्टर डायोल था, उसका जो क्लोज सिस्टम था उसको हमने ओपन में कन्वर्ट कर दिया, उसमें डबल बॉन्ड हमने प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से एक नई ड्रग बनी जिसका नाम क्या था, डाइइथाइलस्टिलबेस्टोल। और डाइइथाइलस्टिलबेस्टोल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है, तो उसका जो ट्रांस वाला जो आपके पास आइसोमर होता है उसकी ज़्यादा अच्छी जो है वो ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू द सिस आइसोमर। तो ये एक तरीका है नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म का, कि जिसमें कोई साइज़ की जो है वो नहीं होती। इसी तरह से हमने क्या किया, आइसोप्रोटेनोल जो कि आपके पास एक बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट थी, उसको जो है वो हमने क्या किया, उसको जो है वो हमने जो उसका OH ग्रुप था उसको हमने जो है वो सल्फ़र ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कोई साइज़ का लिंक नहीं है, देखें OH ग्रुप कितना छोटा है लेकिन सल्फ़र ग्रुप कितना बड़ा है, सल्फोक्साइड ग्रुप कितना बड़ा है। तो ये नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म है। और हमने क्यों रिप्लेसमेंट किया, हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है वो रिप्लेस किया, कि जिस तरह से जो है वो आइसोप्रोटेनोल अपने हाइड्रोजन को यूज़ करके पोलर इंटरेक्शन करी, इस तरह से सल्फ़र ग्रुप जो है वो अपने ऑक्सीजन ग्रुप्स को यूज़ करते हुए सिमिलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे, जो बॉन्डिंग हमारे पास आइसोप्रोटेनोल से मिल रही है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, काइनेटिक्स पे भी फ़र्क पड़ेगा और थोड़ी बहुत डायनेमिक्स में भी फ़र्क आ सकता है। सही है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। आइसोप्रोटेनोल में मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसको हमने सल्फोक्सिल ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया सॉर्टेनिल। जैसे डाइफिनहाइड्रामीन थी, सही है, उसमें हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग्स थे उनमें हमने क्या किया, एक रिंग को हमने पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दिया और एक में हमने हेटेरो एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन ग्रुप लगा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आया, पोटेंसी इंक्रीज़ हो गई, साइड इफ़ेक्ट कम हो गए और जो है वो ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल भी अच्छी हो गई। सही है। तो ये भी हमने देखा। अच्छा, इसके अलावा साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक, साइकिल था उसको हमने नॉन साइकिल में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से, ईस्ट्राडायोल की साइक्लिक ग्रुप थी उसमें हमने डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया। प्रोमेजीन थी, प्रोमेजीन में बेसिकली आपके पास क्या था, प्रोमेजीन में ये नॉन साइक्लिक ग्रुप था उसको हमने साइकिल से रिप्लेस कर दिया। अमेडाकोइन थी, अमेडाकोइन में क्या था, अमेडाकोइन में नॉन साइक्लिक टर्मिनल डाई इथाइल अमाइनो ग्रुप था, उसको हमने क्लोज रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से भी हम साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक रिप्लेसमेंट जो है कर सकते हैं, इसमें साइज़ का कोई लिंक नहीं होता। सही है। अब वही वाली बात है कि इसमें एक्टिविटी में भी फ़र्क आ सकता है और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास इसमें जो है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आ सकता है। तो इसको आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं कि प्रोमजीन और मेथाडाइलजीन में क्या फ़र्क है, अमाइडोक्विन और अमाइरोपायरोक्विन में क्या फ़र्क है, इस तरह से आप देख सकते हैं नेट पर। सही है। अच्छा, एक और लास्ट जो हमारे पास क्या कहते हैं तरीका होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन का। अब फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन ये होती है कि हमारे पास एक ड्रग है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्केफोल्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, फार्माकोफोर स्ट्रक्चर मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस फार्माकोफोर स्ट्रक्चर को किसी और स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दें, लेकिन रिप्लेसमेंट की वजह से उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है, उसकी जो एक्टिविटी है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ऑल्दो ड्रग की काइनेटिक्स पे जो है वो फ़र्क पड़े और ड्रग के एक्शन पे थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क पड़े, लेकिन बेसिक एक जो बाइंडिंग है वो सेम रहे। अब इसकी इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केफोल्ड हॉपिंग, कि जो हमारे पास बेसिक फार्माकोफोर स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया, और चेंज करके जो है वो हमने डिफरेंट ड्रग्स बनाई, लेकिन जो डिफरेंट ड्रग्स बनी उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या उनकी बाइंडिंग जो है वो सेम रही। फॉर सपोज़ यहाँ पे एक क्लासिकल एग्जांपल दी जा रही है डायज़ेपाम की। डायज़ेपाम को देखें तो बेंजोडायज़ेपीन रिंग इसमें मौजूद है। हमने इस डायज़ेपीन इन जो मॉलिक्यूल था इसको हमने चेंज कर दिया, किससे, पाइपेरिडीन रिंग से चेंज कर दिया। सही है। तो पाइपेरिडीन रिंग से पायरिडीन रिंग से चेंज कर दिया। हमने पायरिडीन रिंग से चेंज किया तो क्या बन गई, इमीडाजोल पायरिडीन रिंग हमारे पास, इमीडाजोल रिंग से हमने चेंज कर दिया तो कौन सी ड्रग बनी, एल्पेडिम बन गई। फिर दोबारा हमने क्या किया, फिर दोबारा हमने जो है वो चेंजिंग कर दी, क्लोरीन ग्रुप्स हटा दिए। सही है। तो उसके नतीजे में क्या बन गई, जोल्पेडिम बन गई। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने जो है वो साइक्लोपायरोल रिंग लगा दी, हमने साइक्लोपायरोल रिंग लगा दी तो स्केफोल्ड हमने मज़ीद चेंज कर दिया। इसके अलावा हमने क्या किया, और चेंजिंग की, तो हमने क्या करी, उसके ज़रिए एज़ोपिक्लोन ड्रग बन गई। इसके अलावा हमने क्या किया, इसके अलावा हमने जो है वो दोबारा चेंजिंग की, पायराजोलो पायरामिडीन रिंग लगा दी हमने, स्केफोल्ड को मज़ीद चेंज कर दिया तो हमारे पास दूसरी ड्रग बन गई। और फिर हमने दोबारा चेंजिंग कर दी तो हमारे पास दोबारा एक पायराजोल पायरोलिडीन डेरिवेटिव बना, उसमें हमने जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड एंड लगा दिया, साइनाइल जो है वो बेसिकली हमने ग्रुप लगा दिया। तो ये स्केफोल्ड चेंजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने फार्माकोफोर स्ट्रक्चर को चेंज करके डिफरेंट ड्रग्स बना ली उसी सेम
क्लास की, लेकिन उनकी जो है वो एक्टिविटी सेम ही रही। ये सारी ड्रग्स जो है वो सेम ही गाबा रिसेप्टर से जाके बाइंड करती हैं और फुल एगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ऑल्दो इनके अंदर फार्माकोफोर स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से भी हम जो है वो ड्रग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन और स्केफोल्ड हॉपिंग। सही है। तो इस तरीके से भी जो है वो ड्रग डिज़ाइनिंग जो है वो की जाती है। सही है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि ये प्रोमिथाजीन ड्रग थी। प्रोमिथाजीन में अगेन सल्फ़र और नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद था। आपने इस स्केफोल्ड को चेंज करके जो है वो यहाँ पे कोई और सा ग्रुप लगा दिया, जिसके ज़रिए क्या बन गई, इमिपैरामीन ड्रग बन गई। और ये क्या बन गई, एक सेलेक्टिव एक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है वो बेसिकली यहाँ पे बन गई, नॉन सेलेक्टिव अपटेक इनहिबिटर बन गई। सही है। इसी तरह से आपने क्या किया, आपने मज़ीद दोबारा इस पूरे स्ट्रक्चर को लिया और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप को जो है वो ऐड कर दिया, और आपने जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या किया, रिप्लेसमेंट, यहाँ पे आपने चेन लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, आप फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग बनाए जिनका डिफरेंट जो है वो एक्शन है। यानी कि जब हम स्केफोल्ड को ही चेंज कर देंगे, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट पे जा ही नहीं रहे, हम स्केफोल्ड को पूरे ड्रग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट स्ट्रक्चर हम सेम रख रहे हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग बन गई है जिनका डिफरेंट क्या बन रहा है, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रहा है। इसी तरह से इंडोमिथासिन, न्यूलिसिमाइड, डाइक्लोफेनिक, सेरिकॉक्सिब, इसमें कहीं ना कहीं आप जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। जब आप स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो क्लासेस भी अलग बन गई है ड्रग की, उनका मैकेनिज्म भी अलग हो रहा है और उनकी एक्टिविटी भी आपको अलग मिल रही है, सेलेक्टिविटी भी चेंज हो रही है। जैसे सेलिकॉक्सिब जो है वो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है, न्यूलिसिमाइड प्रेफरेंटली कॉक्स इनहिबिटर है, इंडोमिथासिन डाइक्लोफेनिक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो चेंज हो रही है जब आप ग्रुप्स को चेंज करते चले जा रहे हैं। इंडोमिथासिन एराइल प्रोपियोनिक एसिड है। इसके अलावा सेलिकॉक्सिब जो है वो बेसिकली आपके पास जिसमें ट्राईफ्लोरो सल्फोनामाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। डाइक्लोफेनिक भी जो है वो बेसिकली आपके पास एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ग्रुप को। तो ये क्या है, स्केफोल्ड हॉपिंग या फिर फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर आके जो है वो बेसिकली हमारा आज का बायो आइसोस्टर का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। ये पूरी इसकी समरी है कि मोनोवेलेंट बायो आइसोस्टर्स कौन कौन से हैं, डाईवेलेंट कौन कौन से हैं, ट्राईवेलेंट कौन कौन से हैं, टेट्रावेलेंट कौन कौन से हैं, रिंग इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं, और यहाँ पे कुछ आपको कंपाउंड्स में जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो देखी जा रही है कि ये देखें आपके पास यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो यहाँ पर एनिश जो गोनिडियो ग्रुप था क्लोज, उसको आपने रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसको टेट्राजोल रिंग से रिप्लेस कर दिया। सही है। यहाँ पर जो है वो क्या किया आपने, यहाँ पर जो NH था उसको आपने जो है वो इससे रिप्लेस कर दिया। सही है। यहाँ पर आपके पास जो है वो OCH3 ग्रुप था, उसको आपने टेट्राजोल रिंग से पायरिडीन रिंग से या पायरिमिडीन रिंग से जो है वो रिप्लेस कर दिया। सही है। सल्फ़र ग्रुप आपने अटैच कर दिया यहाँ पर। इसके अलावा आपने इसी तरह से यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दी, कहीं से आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और कहीं आपने जो है वो सल्फ़र को रिमूव कर दिया उसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल को जो है वो बेहतर बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट में होती हैं। यानी कि आप या तो रिप्लेस करें, मॉडिफाई करें, ओपन कर दें रिंग को, क्लोज़ कर दें रिंग को, और ग्रुप को ही चेंज कर दें, या तो आप ग्रुप को रिमूव कर दें। क्यों रिमूव कर दें, मेटाबॉलिकली स्टेबल करने के लिए, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए, और सिलेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ाने के लिए, और जो है वो अपनी डिज़ायर्ड एक्टिविटीज़ को जो है वो लेने के लिए। तो बायो आइसोस्टेरिक में क्लासिक वाले जो है वो क्या करते हैं, क्लासिक में साइज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नॉन क्लासिक में साइज़ की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती और उसमें कोई रेशनल लॉजिक नहीं होती। आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, कोई ग्रुप किसी की जगह लगा सकते हैं। लेकिन क्लासिकल में क्या होता है, साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। और बायो आइसोस्टेर में क्या है कि एक्टिविटी जो है वो आपके पास रिटेन रहे उस मॉलिक्यूल की। लेकिन स्केफोल्ड हॉपिंग में मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन हो जाती है और फंक्शनल ग्रुप को आप कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, तो आपके पास नई क्लासेस ऑफ ड्रग बन जाती हैं, न्यू ड्रग्स बन जाती हैं,
जिसकी वजह से आपके पास एक्टिविटी आपको चेंज मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब पायराज़ोलिडीन और पायराज़ोलिन का एसएआर पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से रिप्लेसमेंट हो रही है, कौन किसको रिप्लेसमेंट कर रहा है और किस बेसिस पर रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जो है वो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि दूसरों की भी मदद हो। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।